नमस्ते बच्चों। कक्षा 8 विषय विज्ञान और लेसन 18वां है। आपका लेसन है वायु और जल प्रदूषण। लेकिन इसमें से कुछ पॉइंटों को हटा दिया गया है और कुछ पॉइंटों को सिलेबस में रखा गया है। जो जो पॉइंट सिलेबस में रखे गए हैं अपने उसी के अनुसार इस पाठ को पूरा करेंगे। तो देखो, जो पहली और बूझो है वह है उनको बहुत ही खुशी होती है कि जो आगरा का ताजमहल है वो दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक है, कि संसार की 7 चीज़ें हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध है, उनमें से एक है जो हमारा ताजमहल है। चाहे वो जानकर खुली खुशी से फूले नहीं समाते, परंतु उन्हें यह भी दुख हुआ कि जो उनकी इमारत है वो चारों ओर से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण या फिर अम्ल वर्षा किसी से भी उसको हानि होकर उसकी जो सुंदरता है वो क्या हो गई है, खराब हो गई है। तो हम सबको जागरूक होना चाहिए कि हमारा पर्यावरण अब पहले जैसा था अब वैसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों हमारा जो आकाश, स्वच्छ जल, शुद्ध वायु, ये सारी चीज़ें जो पहले थी अब क्यों नहीं है? अब इनमें दिन व दिन क्यों इसमें कमी आ रही है? क्यों हमें सांस के रोग दिन व दिन बढ़ रहे हैं? क्यों हमारे को सांस लेने वाली जो गैस है वो भी शुद्ध नहीं रही? तो इन सब को कैसे शुद्ध किया जा सकता है, इसके लिए अपने देखना है। तो पहला जो टॉपिक है वो है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण का अर्थ है कि हमारे आसपास की जो वायु है उसमें अन्य गैसें मिल चुकी है, जिसके कारण उसका जो प्रतिशत है वो क्या हो चुका है, उसका जो प्रतिशत है वह है उसमें क्या हो वो कम ज़्यादा हो गया है, जिससे वह वायु प्रदूषित हो चुकी है। तो हम सांस लेते हैं तो वो भी क्या है, स्वच्छ वायु नहीं है, तो उससे हमें अनेक प्रकार के रोग होते हैं। तो वायु में जो गैसों का मिश्रण है उसमें जो 78% क्या है, नाइट्रोजन है, और 21% क्या है, ऑक्सीजन है, और कार्बन व जो अन्य गैसें हैं बाकी वो 0.03% है। इतने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य गैसें हैं। यदि ये प्रतिशत सारा सेम रहे, इतना इतना रहे, तो ही हमारी जो आसपास की वायु है वो क्या है, स्वच्छ है। लेकिन इसमें जो अन्य गैसें आती है और इनकी जो क्रिया होकर इनके नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो उनके ऑक्सीजन ऑक्साइड बन जाते हैं, तो इनकी तो ऑक्साइड बनने से इनका जो प्रतिशत है वो कम हो जाता है, तो वायु उसमें हानिकारक पदार्थ बन जाते हैं, वो हमारे लिए शुद्ध नहीं रहते। इसके बाद देखो, क्रियाकलाप में आपको बता रखा है कि आपने धुआं उगलते ईंट के भट्टे के निकट से गुजरे तो नाक को ढका होगा। भीड़ वाली सड़कों पर अपने को खांसी आती है। तो ये सारी चीज़ें क्यों आती है? क्योंकि वहाँ पर वायु कैसी है, संदूषित है। कि वायुमंडल में जो धुएं की मात्रा में क्या हो रही है, अंतर है। क्या आप जानते हैं कि ये धुआं कहाँ से आया होगा? तो जो वाहन हैं वो भी धुआं छोड़ते हैं, जो फैक्ट्रियां हैं वो भी छोड़ती है, भट्ठे हैं ईंटों के वो भी धुआं छोड़ती हैं। तो इनसे धुआं आने से हम जो वायु के अपने सांस लेते हैं तो उसके साथ अवांछित पदार्थ भी हमारे अंदर जाते हैं, उससे हमें श्वास जैसे रोग हो सकते हैं। तो जब वायु में ऐसे अनचाहे पदार्थों के द्वारा संदूषित हो जाती है जो सजीव व निर्जीव दोनों के लिए हानिकारक है, तो इसे क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण कहते हैं। तो वायु कैसे प्रदूषित होती है? कि जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं उसे क्या कहते हैं, वायु प्रदूषक कहते हैं। तो ज्वालामुखी का फटना, वनों में आग लगती है जिससे धुआं उठता है, धूल के कण, फैक्ट्रियों के द्वारा, वाहनों के द्वारा, लकड़ियों के जलने से ये सारे जो धुआं उड़ता है ये फिर उसमें मिल जाते हैं, तो उससे क्या हो जाती है, वायु प्रदूषित हो जाती है। तो हम सांस लेते हैं तो उसमें भी बहुत सारी दिक्कत आती है, तो हमें सांस जैसी बीमारियां बहुत सारी हो जाती है। तो वाहन अधिक मात्रा में क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड धुआं उत्पन्न करते हैं। तो इसी से ये विषैली जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, ये एक बहुत ही विषैली गैस है, इससे आदमी की मृत्यु तक हो सकती है। तो यह रुधिर में ऑक्सीजन वाहक क्षमता को क्या कर देती है, घटा देती है, कि हमें जितनी ऑक्सीजन सारे अंगों को चाहिए ये उन तक पहुंचने नहीं देती, जिस कारण आदमी की क्या हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है।
तो दिल्ली में तो क्या कर दिया गया है कि यदि दिल्ली में पंजीकृत वाहनों को एक के बाद एक लाइन में खड़ा कर दें तो संसार की 2 सर्वाधिक लंबी नदियों नील अमेजन की संयुक्त लंबाई के लगभग बराबर हो जाएगी। दिल्ली में इतने वाहन हैं, क्यों? वहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ रोजगार ज़्यादा है, तो यहाँ के लोग भी वहीं जाते हैं, रहते हैं। तो जनसंख्या ज़्यादा है, जगह कम है, तो इस कारण वहाँ पर इतना प्रदूषण है। दिल्ली में सबसे ज़्यादा प्रदूषण है। तो वो को सर्दियों का वायुमंडल दिखने लगा, उसमें जब सर्दियों में धूम कोहरा और ये धुएं व कोहरे से बनता है तो उस धुएं में नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, जो अन्य वायु प्रदूषकों व कोहरे के संयोग से धूम कोहरा बनाते हैं। तो इसके कारण सांस लेने में कठिनाई वाले रोग, दमा, खांसी, बच्चों में सांस के साथ हरहराहट उत्पन्न होती है। तो इस कारण बहुत से उद्योग भी वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं, जो शहरों के आसपास लगे होते हैं। तो एक जो गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी एक प्रकार का क्या है, प्रदूषक है। ये एसी से, फ्रिज से, इनसे ये निकलती है, इनमें इसका उपयोग किया जाता है। तो ये इतनी प्रदूषित गैस है कि जो ओजोन परत जो सूर्य से हमारी रक्षा करती है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से, उसमें भी क्या कर दिया, इसने छेद कर दिया। तो ये इतनी, आप समझ सकते हो कि ये कितनी हानिकारक गैस है। तो इन गैसों के अतिरिक्त जो डीजल व पेट्रोल का चलने से वाहन जिस पे चलते हैं डीजल व पेट्रोल पे, तो उनमें से भी जो गैसें निकलती हैं वो भी हमें दिखती तो नहीं है, लेकिन हमें बहुत सारे रोग वह भी उत्पन्न करती है। तो जितना हो सके इन साधनों का उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए। पेयजल क्या होता है और जल को शुद्ध कैसे किया जाता है? पेयजल का अर्थ है पीने का पानी। तो देखो क्रियाकलाप दे रखा है। दैनिक जीवन में हम पदार्थ जो जल है उसको क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने का इसने एक प्रयोग दे रखा है, इसको करके आप देख सकते हो। तो जो बहुत परेशान है वह पहले से कहता है कि हमने जो जल पिया वह देखने में तो स्वच्छ था, उसमें कोई गंध भी नहीं आई, परंतु फिर भी वह बीमार है। तो पहली ने बताया कि जल देखने में स्वच्छ हो सकता है, लेकिन उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव और घुले हुए अपद्रव्य हो सकते हैं। तो पीने से पहले हमेशा पानी को उबाल कर शुद्ध करना चाहिए। तो पीने के लिए उपयुक्त जल को क्या कहते हैं? पेयजल कहते हैं। आपने देखा है कि किस प्रकार विभिन्न भौतिक तथा रासायनिक जो प्रक्रियाओं द्वारा जलाशयों में गिराने से पूर्ववाहित मल उपचार संयंत्रों में जल को क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। तो इसे नगर निगम, नगर पालिकाएं घरों में आपूर्ति करने से पहले जल का क्या करते हैं, उपचार करते हैं। तो संसार की जो 25% जनसंख्या को निरापद पेयजल नहीं मिलता, 25% संख्या को ही। तो जल को पीने से पहले निरापद कैसे किया जा सकता है? तो जल को कैसे फिल्टर किया जाता है? यह अपद्रव्यों को दूर करने की भौतिक विधि है। बहुत से घरों में जल को प्राप्त करने के लिए उबालने की विधि का उपयोग किया जाता है। उबालने के बाद जो उसके अंदर जीवाणु होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। और जल को शुद्ध करने की जो सामान्य रासायनिक विधि है वो है क्लोरीकरण, कि जल में क्लोरीन की गोलियां या विरंजक चूर्ण मिलाकर किया जाता है। तो हमें सावधान रहना चाहिए कि हमें क्लोरीन की गोलियों को निर्दिष्ट अधिक मात्रा में नहीं, मतलब हर चीज़ की एक लिमिट होती है, उतना ही रखना चाहिए। इसके बाद है कि क्या किया जा सकता है। तो पता कीजिए कि आपके क्षेत्र के लोगों में जल प्रदूषण के बारे में जानकारी है तो कितनी है। तो समुदाय में जल द्वारा होने वाले जो सामान्य रोग हैं उनके बारे में वो डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। सरकारी और इन संस्थाओं से उन्हें जागृति देनी चाहिए। देखो कि औद्योगिक इकाइयों के लिए बनाए गए नियमों को सीधी सख्ती से लागू किया जाना चाहिए, ताकि जो प्रदूषित जल है उसको सीधे ही नदियों झीलों में नहीं बहाया जाए, और सभी औद्योगिक क्षेत्रों में भी ये जल संयंत्र स्थापित किए जाए। व्यक्तिगत स्तर पर हम निष्ठापूर्वक जल की बचत करनी चाहिए, उसे बेकार नहीं करना चाहिए। कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः प्राप्त करना और उपयोग न करना हमारा मूल मंत्र होना चाहिए। ये सारी चीज़ें कि हम कम उपयोग करेंगे, हम जिस चीज़ का उपयोग कर रहे हैं एक बार दूसरी जगह उसका कहीं ना कहीं उपयोग करेंगे, पुनः प्राप्त करेंगे, ये सारे हमारे मूल मंत्र होने चाहिए, ताकि हम जल को चक्र प्राप्त हो सके। तो अपनी दिनचर्या पर हम करके इस प्रकार बचत कर सकते हैं। धुलाई व अन्य घरेलू कार्य में जो अपने पानी यूज़ करते हैं उसका पुनः उपयोग हम सब्जियों में कर सकते हैं। तो प्रदूषण अब कोई दूरस्थ घटना नहीं रह गई है, यह हमारे दैनिक जीवन को क्या प्रभावित कर रही है। जब तक हम सभी अपने दायित्व की अनुभूति नहीं करते
पर्यावरण हितैषी उपक्रमों का उपयोग आरंभ नहीं करते, हमारी पृथ्वी की उत्तरजीविता संकट में है। क्या आप जानते हैं कि जब आप नल को खुला छोड़कर अपने दांतों में ब्रश करते हैं तो कई लीटर पानी क्या हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। जिस नल में प्रति सेकंड 1 बूंद जल टपकता है तो उस नल से 1 वर्ष में कई हजार लीटर नष्ट होता है। तो हमें हर चीज़ के बारे में सोचना चाहिए ताकि हम उसकी बचत कर सकें। किसी भी अपने लिए जो चीज़ ज़्यादा है पृथ्वी पर, अपने आसपास कोई ना कोई आदमी उसी पानी के लिए तरस रहा होगा। यदि हम उसको ज़्यादा व्यर्थ नहीं जाने देंगे, संभाल कर प्रयोग करेंगे, तो हमारे घर में आने वाले पानी की कुछ मात्रा दूसरे घर में चली जाएगी, तो आगे से आगे उपयोग होता रहेगा। तो हर चीज़ का सोच विचार कर प्रयोग करना चाहिए। आपका ये पाठ है जो पूरा हुआ। धन्यवाद।